अगेन वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। होती क्या है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले से ही मैंने लिख रखा हुआ, अगर मान लो हमारे पास कोई एटम हो, उस एटम को हम लोगों ने एक चीज़ तो पढ़ लिया, एटम पे प्लस चार्ज भी आ सकता है और एटम पे क्या आ सकता है, माइनस चार्ज। प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं। अब वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है कि इनर सेल से, तो आंसर इज वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, और अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो वही एनर्जी हमारी कौन सी एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन है, ध्यान रहे वो एटम किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में, वो भी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब उसके साथ कोई और एटम अटैच्ड ना हो। अगर अटैच्ड होगा तो दिक्कत क्या होगी, कुछ एनर्जी जाएगी जो उसको पहले सेपरेट करेगी। समझ में आ रही बात। तो ऐसा कुछ ना हो जो एनर्जी हम दे वो केवल इलेक्ट्रॉन को निकाले, वही एनर्जी हमको चाहिए होती है। अगर पहले से एटम किसी और एटम से अटैच्ड होगा तो उसको भी निकालने में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो हमारी कैलकुलेटेड एनर्जी आएगी वो ज़्यादा आएगी। ऐसा ना हो, इसीलिए हमारा एटम किस फॉर्म में होना चाहिए, आइसोलेटेड, मतलब सिंगल और गैसियस स्टेट में। ठीक, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हीट करोगे तो सॉलिड से मेल्ट होगा, लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से किस में जाएगा, गैस में, तब जाकर के सिंगल होगा वो। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए डेफिनेशन लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वैलेंस सेल, वैलेंस सेल से ही निकलेगा, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक जनरल टर्म बताया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अब न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। उसी चीज़ को देखो यहाँ पे मैंने बना लिया, जेड इफेक्टिव मोर और लेस। ज़्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड हाई होगा, कम है तो एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये दोनों बात क्लियर है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट डिपेंड करता है, अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव देख लिया, उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ सेल पे। देखो साइज पे भी डिपेंड करता है, तो जेड इफेक्टिव साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो उसको। तो सारी चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेड इफेक्टिव साइज से कैसे रिलेटेड होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, यहाँ से लिख सकता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, तो ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, इसीलिए मैंने रेडियस फैक्टर नहीं डाला या साइज फैक्टर नहीं डाला या नंबर ऑफ सेल फैक्टर नहीं डाला। ठीक, लिखने को आप लिख सकते हो, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ सेल। स्टेबिलिटी ऑफ सेल कहता है कि अगर कोई ऑर्बिटल फुल फील्ड है तो मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उसके बाद हाफ फील्ड होगा, देन क्या होगा, अदर फील्ड। इसका मतलब फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड से निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू अदर फील्ड। यहाँ तक की बात समझ में आती है। उसके बाद नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट, ये तो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट पर ये कौन डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन एस में है और इलेक्ट्रॉन पी में है, दोनों में से निकालना हो तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से देनी पड़ेगी, एस से निकालने वाले में, क्योंकि एस से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू किससे, पी से। ये शील्डिंग की बात होगी। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स इन पीरियड। पीरियड में इनका ट्रेंड क्या होगा। ट्रेंड्स इन पीरियड की अगर बात करें, हम लोग अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे बताओ जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे एक वर्ड लिख दे रहा हूँ मैं, सम एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन वर्ड बोलना उचित नहीं होता, सही नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब कुछ नहीं होता, बेसिकली हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, हम लोग कितने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक, केवल किसको देख रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। और दूसरा फैक्टर भी तो है स्टेबिलिटी ऑफ किस पे, सेल पे। तो अब उस चीज़ को हम लोग समझते हैं
नॉर्मली ट्रेंड क्या होना चाहिए बोलिए, एक्सपेक्टेड, ये ऑर्डर होना चाहिए, ये ऑर्डर, लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन, वो हम लोग समझते हैं। तो अब अगर आप ध्यान दें, बेरिलियम और किसको, बोरॉन को, बेरिलियम एंड बोरॉन को, तो बताओ क्या ट्रेंड आएगा यहाँ, सोचो। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, 2s2, पास पास वाले एलिमेंट को देखो। ध्यान रहे एक चीज, कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई वेरिएशन आता है तो ये जो सेकेंड नंबर पे है ये फिफ्थ नंबर को पछाड़ करके आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आस पास वाले में लिटिल बिट चेंज आता है। अब अगर इन दोनों में आप ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में है, पी में, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में। एस को ध्यान दो, है कैसा ही, फुल फील्ड, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल है तो क्या बोलूँ मैं, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। क्या ये वाली चीज समझ में आई? अब यहाँ पे जरा देखो, इलेक्ट्रॉन है कहाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है पी में। फुल फील्ड है नहीं, हाफ फील्ड है नहीं, अदर फील्ड है नहीं, मतलब अदर फील्ड, लेस स्टेबल, लेस amount of energy required to remove an electron। इसका मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम जाने वाला है यहाँ पे और बोरान आने वाला है यहाँ पे, पहला चेंज हो गया। अच्छा अब इसके आगे देखो, आप कहीं देख सकते हो, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, यहाँ पे 2p2 है, यहाँ पे 2p3, 2p3, क्या ऐसा कुछ है? ये तो हाफ फील्ड है, पहले से ही ज़्यादा है। यहाँ पे देखो जरा 2p3 और 2p4, ये कैसा, हाफ फील्ड, ये कैसा, अदर फील्ड। क्या ये भी यहाँ से यहाँ आएगा और ये, बोलो कुछ बात समझ में आई? और आगे देखो, ये 2p5 अदर फील्ड, और ये क्या है 2p6, वो तो फुल फील्ड में ही है तो उसका मैक्सिमम होगा ही। बोलो ये चीज़ समझ में आया? तो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। तो आप रीजन लिख सकते हो। सेम, व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आप लिख सकते हो। सेम ट्रेंड आपको इसके नीचे Mg है, इसके नीचे एल्युमिनियम है, उसमें भी मिलेगा। इसके नीचे फॉस्फोरस है, इसके नीचे सल्फर है, उसमें भी मिलेगा। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ सबको समझ में आया? क्लियर है? क्लियर हो गया एकदम? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था इन पीरियड, ठीक। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं अब इन ग्रुप। ग्रुप में बता दो क्या होगा, बोलो जल्दी। इन ग्रुप, ग्रुप में हम कहाँ चलते हैं, टॉप टू बॉटम। बताओ क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे कौन सा फैक्टर है जो चेंज होता है, बताओ आप। टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल, मतलब साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज हो रहा तो बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। अब अगर आपको मिल जाए हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बताओ ऑर्डर क्या हो? डाउन द ग्रुप जा रहे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ये ऑर्डर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। कोई दिक्कत? तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो गई? सीजियम। ठीक, ये तो बात हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड किस में, ग्रुप में।
अब जो नेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इम्पोर्टेंट चीज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या है? एक एटम हमने ले लिया ए, इससे जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप गैसियस स्टेट में, दिस आयोनाइजेशन एनर्जी इज नोन एज IE1, IE1। ठीक, अब ए किस फॉर्म में हो गया? ए प्लस के फॉर्म में। यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो तो A+2 प्लस E, ये क्या आ गया? IE। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो A+2 से A+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज IE3। अब मुझे बताओ, अगर मुझे मान लो IE6 निकालना है, IE6 जिस एटम में, अगर मान लो वो एटम मेरा A था, A के IE6 का इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन है, A के IE6 का इक्वेशन लिखो। ध्यान दो, अगर IE3 है, IE3 के केस में जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होगे तो A से निकाल रहे हो कि A+2 से? आंसर इज A+2 से। इसका मतलब जितना यहाँ पे लिखा होगा उससे एक कम चार्ज होगा। 1 है तो उससे एक कम चार्ज कितना हो गया? 0। IE6 के लिए इक्वेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे होगे आप? A, और इस पे कितना प्लस चार्ज होगा? +5 से। A प्लस क्या बन रहा होगा? 6 प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ऐसे ही IE में क्या कर सकता हूँ? IEN, यहाँ पे क्या लिखोगे? A, बताओ, N-1 गिव्स AN प्लस इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन लिखना सबसे पहली चीज तो आपको आना चाहिए। अब दूसरी चीज देखो, क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन ये है कि IE1 जो होता है वो IE2 से कम होता है। IE2 किससे कम होता है? IE3 से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे आगे एंड सो ऑन कर दिया। ऐसा क्यों होता है वो समझना है। तो आप बताओ, सिंपल सा सेम एटम है, जब भी एटम सेम हो तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप समझ चुके हो। देखो, IE1 में इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकाल रहे हो? A से। IE2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो आप? A+ से। बताओ किसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा? A का ज़्यादा कि A+ का? तो आंसर इज, प्लस चार्ज बढ़ने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? मोर। इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? लेस। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूँ तो जिसका जेड इफेक्टिव मोर, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इस एटम की हाई होगी, A+ की हाई होगी। मतलब क्या हाई होगी? IE2। और IE1 क्या होगा? कम होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आती है सबको? IE1, IE2, IE3। अगर लिखना हो रीजन तो क्या लिखोगे? सिंस इन केस ऑफ IE3 एटम इज इन A+2 फॉर्म, while in case of IE2 atom is in A+ form. ठीक, due to the high effective nuclear charge of A+2 as number of proton is greater than in A+2 than A+, resulting more difficult to release, more difficult to remove one electron from A+2 than A+, resulting the ionization energy of A+2 means IE3 is high. कोई दिक्कत होगी इसमें लिखने में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस क्रम में कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने
हमने लिया सोडियम और हमने लिया Mg। ठीक, क्वेश्चन है I1 ऑफ सोडियम, I1 ऑफ Mg, इसका ऑर्डर बताना है आपको। सेकेंड, I2 ऑफ सोडियम, I2E ऑफ Mg, इसका ऑर्डर बताना है। चलो एक एक करके देखते हैं। IE1 के केस में किसका देख रहे हो, सोडियम 1 है तो चार्ज क्या होगा, 1 - 1 0, मतलब सोडियम फॉर्म में ही होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ठीक, तो ये हो जाएगा Na+, इक्वेशन पहले लिख लो, ये हो जाएगा Mg+। ये तो केस हो गया IE1 का। सेकंड देख लो IE2 के लिए, Na+ की फॉर्म में होगा, Na+ से फॉर्म करना है Na+2, Mg+ से फॉर्म करना है Mg+। ये जस्ट इक्वेशन लिखा मैंने, ये है IE2 के लिए और ये है IE1 के लिए। ठीक, ये और ये, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये ऑर्डर हम लोग देखेंगे क्या होगा। अब बताओ, सोडियम का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन में लिखूं तो होगा 3s1, Mg का लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखूं तो होगा 3s2। अब बता दो 3s1 हाफ की फुल, हाफ फील्ड की फुल फील्ड, बोलो हाफ फील्ड की फुल फील्ड। ये है हाफ फील्ड, ये है फुल फील्ड, कौन ज़्यादा स्टेबल, Mg। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट, मतलब IE1 का ऑर्डर ये हो गया। यहाँ पे आओ, Na+ से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3s1 से निकल गया, तभी तो Na+ बना होगा। यहाँ पे क्या होगा 2p6, इससे पहले इसका क्या हो जाएगा 3s1। अब बताओ कौन मोर स्टेबल, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, कौन ज़्यादा स्टेबल, Na+। IE2 ऑफ Na इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ Mg। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं, ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं? आयोनाइजेशन एनर्जी का ये फॉर्म क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। Cl और Cl माइनस में, ठीक है, Cl और Cl माइनस में आपको बताना है किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, Cl और Cl माइनस में। बताओ एटम सेम कि डिफरेंट, एटम सेम है कि डिफरेंट है, एटम इज सेम, तो क्या निकाल लो, जेड इफेक्टिव। बताओ जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होता है, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बोलो। किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आने पे जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है, लिख सकता हूँ। तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सेम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया, सेम। ठीक, ये थे वो क्वेश्चंस आयोनाइजेशन एनर्जी के जिन पे मैं बात कर सकता था। तो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, क्या क्या चीज़ें बताई वो समझ लो आप। सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है वो बताया, दूसरी चीज़ आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स बताए। फैक्टर्स में मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट वो है कि जेड इफेक्टिव को आप ध्यान देना है। और जेड इफेक्टिव के लिए 2-3 बातें ध्यान रख लो। जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है, पहली चीज़ तो P/E, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, सील्डिंग पे। तीसरा आज आप फैक्टर आपने देखा फुल फील्ड, और किस पे डिपेंड करता है, हाफ फील्ड पे। फुल फील्ड पे जेड इफेक्टिव ज़्यादा, हाफ फील्ड पे जेड इफेक्टिव कम होता है। ये क्लियर है चीज़। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा। तो ट्रेंड में देखा बोरॉन, बेरिलियम और बोरान में चेंज आया, आस ही पास वाले में चेंज आता है। ऐसा नहीं होगा 2-3 आगे वाले में चेंज आएगा, आसपास वाले में चेंज आता है। आसपास वाले में आप फुल फील्ड और हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट देख लो। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। ग्रुप ऑफ पीरियड में देखने के बाद सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देखा, तो उसमें ऑर्डर
IE1 का कम होता है IE2 से, IE2 का कम होता है IE3 से। देन हम लोगों ने इक्वेशन लिखना सीखा, हाउ टू राइट एन इक्वेशन, वो लिखा हम लोगों ने, कैसे इक्वेशन को लिखेंगे। देन हम लोगों ने देखा कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम और मैग्नीशियम की कंपैरिजन किया। देन हम लोग Cl और Cl माइनस की कंपैरिजन किए, ठीक। और देन उसके बाद हम लोगों ने चार्जों वालों का भी कंपैरिजन किया हुआ था। तो इस बेसिस पे आप आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस को फ्रॉम द NCERT सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन बैंक या टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी उस बेसिस पे करिए, ठीक। थैंक यू।